हेलो दोस्तों। तो जो हमारा पेट 2023 का एग्ज़ाम 28-29 अक्टूबर को होना है। तो अब हमारे पास आज हमारी 30 सितंबर है, तो आज से हमारे पास 28 दिन बचे हुए हैं। मोस्टली तैयारी करने के लिए हमारे लिए मात्र लगभग 25 दिन ही बचे हुए हैं। तो डेली हम आपको जितनी क्लासें हो सकती हैं उतनी क्लासें देंगे कि आपका एक सिलेबस कवर हो जाए और आपको अच्छे से समझ भी आ जाए। तो ये हमारी ये क्या अंकित भाटिया सर की जो पुस्तक है, इससे हम आपका सारा सिलेबस कवर कराएंगे और बहुत ही और समय बचेगा तो प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे। और बाकी जो सब इसमें लिखा है वो तो आपको पढ़ना ही है। बस आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ना है, सारा थ्योरी नहीं पढ़ना है। तो जो जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको वही बताऊंगा। ठीक, मैंने भी एग्ज़ाम पिछली बार दिया था पेट 2022 में, मेरे भी 80+ मार्क्स थे। तो इस बार हम लोग का टारगेट रहेगा कि 85+ मार्क्स आसानी से लाए जा सकें। ठीक है, और आसानी से किसी भी। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से पूरा देखें, समझें और लाइक ज़रूर करें, जिससे और आप लोग अपना कमेंट भी कीजिए, जिससे हमको एक मोटिवेशन मिले कि हम आगे और भी वीडियो बना सकें। ठीक है, कि हमको लगे कि हमारा कंटेंट सही है। तो चलिए, हम आपको इससे सब किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करने से पहले, आजकल देख रहे हैं पैटर्न चेंज हो रहा है, तो सबसे पहले तैयारी करने से पहले उसका पैटर्न अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन उसी पे आधारित बन रहा है, एक हर चीज़ का फिक्स पैटर्न है। तो देखिए, अंकित भाटी सर की बुक है, ये मैंने इसलिए ली है कि एक हम लोग सिलेबस को मतलब टॉपिक वाइज पढ़ सकें, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो देखिए हम लोग देखते हैं इसमें ये ये हमारा सिलेबस है। तो देखिए, सबसे पहले थोड़ी देर सिलेबस की बात करेंगे, उसके बाद आपकी क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो हमारा ये देखिए, हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है, हमारी इंडियन हिस्ट्री ये 5 नंबर की आएगी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर का आएगा। भूगोल 5 नंबर का आएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था 5 नंबर की आएगी। संविधान 5 नंबर का आएगा। ठीक है, और इसी तरह हमारा ये आगे का सिलेबस है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये हमारा ये इतना पोर्शन है 30 नंबर का। और ये आप लोगों ने जिसने भी दिया होगा पिछली बार एग्जाम, तो ग्राफ के क्वेश्चन से देखे होंगे, काफ़ी अच्छे लेवल के आए थे। ठीक है, तो उसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। तो देखिए, हमारा सबसे अच्छा टॉपिक है जिस पे हम लोग फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं, और इसके सारे क्वेश्चन आपके पढ़े हुए फंस भी सकते हैं। तो हम लोग आज इस टॉपिक को उठाएंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये हमारा 5 नंबर का है। और तो देख लीजिए इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। स्वाधीन आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, ठीक है, स्वदेशी तथा सविनय आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका क्या थी स्वदेशी और सविनय आंदोलन में। क्रांतिकारी आंदोलन, उग्रवादी राष्ट्रवाद का उदय, मतलब उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इतने टॉपिक हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और आप लोग जुड़े रहिए। और प्लीज़ जितना आप लोग लाइक करेंगे और जितना कमेंट करके बताएंगे, तो उतना ही हमको और भी आगे वीडियो बनाने का उत्साह मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वही पढ़ेंगे जो हमको पढ़ना है, जो मतलब इम्पोर्टेंट है, और मतलब बेवजह की थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से शुरू करेंगे हम। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इसके अंदर, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। ठीक है, तो इसमें हमें जो जो पढ़ना है वो हम पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए, भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति के कारण क्या है। भारत में राष्ट्रवाद जो उत्पन्न हुआ था उसके कारण क्या है। तो आपसे एक क्वेश्चन मैं ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से आपको एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है
कि मतलब इसमें दे दे आपको 4 विकल्प कि कौन सा कारण नहीं है। तो देखिए आधुनिक शिक्षा, एक बार इसको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, पढ़ लीजिए। आधुनिक शिक्षा व मध्यम वर्ग का उदय, और रेलवे, डाक, तार जैसे संचार परिवहन व्यवस्था की स्थापना, प्रेस साहित्य की भूमिका, आर्थिक प्रशासनिक एकीकरण, ये हमारा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और भारत गौरवमय अतीत की खोज, ये वायसराय लिटन व कर्जन की प्रतिवादी नीति, इल्बर्ट बिल, ये सब हमारे क्या है, राष्ट्रवाद की उत्पत्ति के कारण है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। ठीक है। तो सब ये पाश्चात्य शिक्षा, तो मेन टॉपिक हमारा यहाँ से शुरू होता है, तो हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मुख्य 3 चरणों में बांटा गया है। ठीक है। ये हमारे 3 चरण हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम चरण हमारा स्टार्ट होगा 1885 से 1905 तक। तो हमारा हमको पता है कि कहाँ से स्टार्ट होता है प्रथम चरण, जब हमारी कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में ही हुई थी ना, तो वहाँ से स्टार्ट होगा। और 1905, ठीक है, 1905 तक हमारा ये प्रथम चरण होगा। ठीक है। और द्वितीय चरण हमारा 1905 से 1919 तक होगा। तृतीय चरण 1919 से 1947 तक होगा। तो ये डायरेक्ट पूछ सकता है प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण कब से कब तक। तो इनमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके यूज में आएंगी। तो देखिए प्रथम चरण में क्या है कि प्रथम चरण में, ये प्रथम चरण को हम लोग क्या कहते हैं, उदारवादी चरण भी कहते हैं, उदारवादी चरण। ठीक है। तो उदारवादी चरण मतलब क्या था कि इसमें क्या था, इसमें लोग केवल इस आधार पर स्वतंत्रता पाना चाहते थे कि हम लोग केवल उनसे इस चीज़ के लिए बात करें कि हम लोगों को स्वतंत्रता दें। मतलब आंदोलन इस हद तक नहीं होना चाहिए कि लड़ाई झगड़ा हो। इन लोगों का मानना था कि हम लोगों की बातचीत से सारा मैटर निपट जाए। ये इसी को उदारवादी चरण कहते हैं। ठीक है। ये उदारवादी चरण के लोग यही चाहते थे कि भारतीय जो हमारा जो है स्वतंत्रता हम लोगों को बिना किसी लड़ाई झगड़े के प्राप्त हो जाए। ठीक है। फिर दूसरा चरण हमारा आया ये उग्रवादी चरण। अब नाम से ही स्पष्ट होता है उग्रवादी। तो उग्रवाद का मतलब क्या है कि मतलब बहुत ही उग्र है, लड़ाई झगड़ा करने वाला है। तो उग्रवादी चरण में हमारे वो आ जाते हैं जो सोचते हैं कि हमको आसानी से कुछ नहीं मिलेगा, हमका इसको बहुत अच्छे से विरोध करना पड़ेगा, उनका मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। तो इसमें जैसे हमारे उग्रवादी चरण में हमारे आ जाते हैं बाल लाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, हैं बिपिन चंद्र पाल, ये सब आ जाते हैं। और तृतीय चरण तो हमारा क्या था, गांधी चरण भी कहते हैं इसको। ठीक है। तो ये पूरा गांधी जी पर आधारित है। तो इस तरह करेंगे। तो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से शुरू होता है। ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सर्वप्रथम 1885 में हुई थी, 1885 में। तो उसी से हमारा प्रथम चरण स्टार्ट होता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सीधे पूछा जाता है कि मतलब उदारवादी कौन थे, विचारधारा से प्रेरित कौन थे। ठीक है। तो हमारे जो शिक्षित मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग थे वो प्रथम चरण में आते थे, और जो क्या थे, पश्चिमी की उदारवादी और अति विचारधारा से प्रेरित थे। तो प्रथम चरण के अंतर्गत ही आते थे कौन, मध्य वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग, जो पश्चिम की उदारवादी एवं अतिवादी विचारधारा से प्रेरित थे। ठीक। अब देखिए ये हमारा जो अब द्वितीय चरण की कुछ विशेषताएं हैं इम्पोर्टेंट, तो वो देख लीजिए। द्वितीय चरण में क्या है, अब हमारा प्रथम चरण में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। द्वितीय चरण में जो कांग्रेस है परिपक्व होने लगा, अपनी सीमाओं का विस्तार करने लगा। अब कांग्रेस परिपक्व हो गया, सीमाओं का विस्तार किया, तो उसने क्या चीज़, अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया। तो इसी तरह धीरे धीरे हमारे उग्रवादी चरण का स्टार्टिंग हुई, गुट का सृजन हुआ। ठीक है। अब देखिए तृतीय चरण और अंतिम चरण, ये चरण पूरी तरह से गांधी जी के नेतृत्व में रहा। ठीक है। इस चरण में कांग्रेस ने
पूर्ण स्वराज को प्राप्त किया। तो हमने बताया प्रथम चरण हमारा उदारवादी 1885 से 1905, द्वितीय चरण उग्रवादी 1905 से 1919, तृतीय चरण हमारा गांधी जी से रिलेटेड था, गांधी चरण भी कह सकते हैं, तो हमारा 1919 से 1947। ठीक है, तो ये हमारा इतना हो गया। तो हम लोग इसमें मतलब जो चीज़ हमको ट्रिक से याद करने की ज़रूरत होगी वो हम ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, बाकी जो इम्पोर्टेंट होगा वही हम आपको बताएंगे। तो हाँ देखिए, ये हमारा ये इम्पोर्टेंट है कि जो लैंड हॉल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? द्वारकानाथ टैगोर जी ने की थी कलकत्ता में। ठीक है, और यह संगठन जमींदारों के हित की रक्षा को समर्पित था और ये भारत का पहला राजनीतिक संगठन था। तो ये याद रखना है, भारत का पहला राजनीतिक संगठन कौन सा था? लैंड हॉल्स सोसाइटी। ठीक है, तो ये हमारा राजनीतिक पहला संगठन। अब कैसे याद रखेंगे? अब लैंड मतलब हमारा जमीन है ना, ये तो सभी जानते होंगे। तो जमीन से संबंधित लैंड हॉल्स सोसाइटी। तो सबसे पहले हम लोग जमीन की चर्चा करते हैं किसी भी चीज़ में, है ना। घर बनाना है तो सबसे पहले जमीन की चर्चा। तो भारत का पहला राजनीतिक संगठन भी यही बना, लैंड हॉल्स सोसाइटी। तो हमारा, और ये ज़मीन से संबंधित है, तो ये किसके लिए समर्पित है? तो यह संगठन जमींदारों के हित की रक्षा को समर्पित था। ठीक है, और देखिए लैंड और में हम लोग घर बनाएंगे तो वहाँ द्वार भी होना चाहिए। तो द्वारकानाथ टैगोर, मतलब ये आपको ट्रिक से याद नहीं करना, मैं समझा रहा हूँ। जैसे ही लैंड हॉल्ड सोसाइटी के बारे में आपसे पूछेगा, तो अगर ये पूछा कि नेतृत्व उसने किसका किया, तो आपको दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा द्वारकानाथ टैगोर। लैंड मतलब द्वार, है ना, द्वारकानाथ टैगोर। और ये किससे? लैंड मतलब जमीन, जमींदारों के हितों की रक्षा को समर्पित था। और ये सबसे पहले जमीन खरीदी जाती है हमारे किसी का, तो यह भारत का पहला राजनीतिक संगठन था। ठीक है, अब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। जो हमारा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? तो 1885 में हुई। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई? क्योंकि इसको आधे लोग 50% लोग ब्रिटेन लगाएंगे, 50% लोग इंडिया लगाएंगे। ठीक है, तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हमारी ब्रिटेन में हुई है। ठीक है, और ये भी जमींदारों के हित के लिए बात करती है। ठीक है, अब देखिए 1866 में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी के बारे में मैं आपको एक ट्रिक बता दूं। दादा भाई नौरोजी के बारे में हम लोग जहाँ पढ़ेंगे, हम लोग यही पढ़ेंगे, और किसी की रोजी नहीं हुई। रोजी मतलब जानते हो? मतलब रोजी नहीं हुई आपकी, मतलब हिम्मत नहीं हुई, है ना। नौरोजी, दादा भाई नौरोजी पढ़ेंगे, किसी रोजी नहीं हुई। ठीक है, तो याद रखने। तो लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो दादा भाई नौरोजी 1886 में। तो कुछ चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा, मैं तो यहाँ बताऊँ, याद तो करवा नहीं सकता बिल्कुल, तो आपको यहाँ बता ही सकता हूँ। अब देखिए पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई? 1870 में हुई। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, इसमें किस किस का नेतृत्व था? तो रनाडे हमारे, वासुदेव व एस.एच. चिपलूकर जोशी। ठीक है, तो ये तीन थे। रनाडे थे पूना सार्वजनिक सभा में, वासुदेव एस.एच. चिपलूकर जोशी थे। तो इन्होंने ये पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। इंडिया लीग शिशिर कुमार घोष, ये भी इम्पोर्टेंट है, कुछ चीज़ें आपको याद ही करना पड़ेगा। 1875 में शिशिर कुमार घोष इंडिया लीग की स्थापना की। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1876 में। तो ये लाइन से याद कीजिए, 1870 में पूना सार्वजनिक सभा। कभी कभी ऐसा आ जाता है इनका क्रम लगाने के लिए, और इन्हीं में देते हैं कि जल्दी से कोई लगा नहीं पाता है। तो पूना सार्वजनिक सभा 1870, इंडिया लीग 1875 शिशिर कुमार घोष, इंडियन एसोसिएशन 1876 सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, अब देखिए 1885 में फिरोज शाह मेहता। तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1825, जब हमारी कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, और कौन कौन था इसके स्थापना में? तो फिरोज शाह मेहता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन था, क्योंकि इसमें पूछेगा कौन नहीं था, तो आपको ये सारे ऑप्शन दे देंगे। तो फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, के.टी. तैलंग,
ये लोग थे कौन सी, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना में, जो कि 1885 में हुई थी। अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हमें पता है 1885 में हुई थी, और वहीं से हमारा प्रथम चरण स्टार्ट हुआ था, जिसे हम लोग उदारवादी चरण भी कहते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई। मतलब स्थापना 1885 में हुई, प्रथम अधिवेशन इसका कहाँ हुआ, बम्बई में हुआ था। और कब, 28 दिसंबर 1885 में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। अब ये क्या था, ये पहले पूना में होना था, और पूना में क्या था, प्लेग फैल गया था। ठीक है, प्लेग फैल जाने के कारण फिर इसको बम्बई के तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। और ये आप देख रहे हैं 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और लोग इसे हल्के में ले लेते हैं, ये सीधा पूछ लेता है। और इसमें कन्फ्यूजन लोग कितने रहते हैं, 72, 78, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है ये। ठीक है, तो ये इसको डिफरेंस याद रखना, दोनों ही पूछे जाते हैं। 72 प्रतिनिधि हमारे किस में थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में थे 72 प्रतिनिधि, और ये 78 हमारे किस में थे, जो गांधी जी ने नमक कानून के लिए था, है ना, नमक सत्याग्रह वाला था उनका दांडी यात्रा, उसमें 78 थे। ठीक है, तो ये डिफरेंस याद रखना, दोनों ही पूछे जाते हैं। और तो पहले अध्यक्ष हमारे बता दिया हमने, बना हमारे एओ ह्यूम। ठीक है, अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष होने का गौरव कौन, व्योमेश चंद्र बनर्जी को प्राप्त हुआ। ठीक है, स्थापना किसने की, एओ ह्यूम ने की। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, योगेश चंद्र बनर्जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था कहा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले नाम क्या था हमारा, भारतीय राष्ट्रीय संघ ही था। तो इसका नाम बदलकर फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ था। तो देखिए दादा भाई कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो हमारे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ये पारसी समुदाय के थे, तो कह सकते हैं प्रथम पारसी कौन थे हमारे, तो दादा भाई नौरोजी। द्वितीय अधिवेशन में भाग लिया था, जो कि कलकत्ता में हुआ था, प्रथम बम्बई में। तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था। ये आपको लगातार याद करना चाहिए। पहला 1885, दूसरा 1886, और तीसरा हमारा 1887। ये तीनों लाइन से इम्पोर्टेंट है। पहला तो इम्पोर्टेंट है, एओ ह्यूम ने स्थापना की थी। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, हमारे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। द्वितीय कलकत्ता में हुआ था, और इसके दादा भाई नौरोजी थे, जो कि प्रथम पारसी थे 1886 में। तीसरा 1887 में मद्रास में हुआ था, जो कि बदरुद्दीन तैयब जी के नेतृत्व में हुआ था, जो कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, 4 आपके लगातार आपको याद ही करने। चौथा था हमारा 1888, क्योंकि ये चारों प्रथम प्रथम है। ठीक है, प्रथम प्रथम प्रथम, सब चारों में प्रथम है। अब देखिए चौथा जो हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था 1888 में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, जॉर्ज यूले ने की थी। ठीक है, जॉर्ज यूले ने की थी, और ये प्रथम अंग्रेज थे। तो ये चारों आपको लगातार याद करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय वायसराय कौन थे, डफरिन। ठीक है, जब कांग्रेस की स्थापना हुई डफरिन थे, क्योंकि डफरिन ने ही कहा था कि मुझे कांग्रेस की पतन की, ऐसे ही कुछ कहा था इन्होंने कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस की स्थापना से जुड़े सबसे प्रचलित सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के अनुसार अंग्रेजों ने जानबूझकर से, मतलब इनको मानना था कि अंग्रेजों ने जानबूझकर क्या बनाई थी, कांग्रेस बनाई थी सेफ्टी वॉल्व का कार्य। अब देखो सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत क्या होता है, जैसे आप कुकर जानते हैं, कुकर में अगर सीटी लगी होती है तो सीटी हमारा सेफ्टी वॉल्व का काम करती है। अगर हम लोग सीटी ना लगाएं तो उस जगह को बंद कर दें तो हमारा कुकर फट जाएगा। तो इसी तरह इन्होंने सेफ्टी वॉल्व बनाया था कि जो भारतीयों के पर हम अत्याचार करते हैं तो इनका कभी इतना उग्र रूप ना हो जाए कि ये हम लोगों पर ही भारी पड़ जाए। तो अंग्रेजों ने उसको लिए एक कांग्रेस का निर्माण कर दिया था। कांग्रेस की स्थापना इसीलिए की थी कि इसके द्वारा उन्हें हम लोग सांत्वना दे सकें कि हम उनके साथ हैं।
बाकी ये केवल नाम मात्र की संस्था थी स्टार्टिंग में। ठीक, हाँ, ये भी देखिए, एओ ह्यूम की जीवनी किसने लिखी? तो इस तरह क्वेश्चन आप बहुत पूछते हैं। विलियम बेडर वर्न ने। तो एओ ह्यूम की जीवनी किसने लिखी? विलियम बेडर वर्न ने। ठीक, अब देखिए कुछ और महत्वपूर्ण। अब देखिए हमारा कांग्रेस लोगों का समूह शब्द की उत्पत्ति अमेरिका के इतिहास से हुई। ठीक है, संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हमने बताया ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले नाम था क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। और नाम बदलने की रोजी किसी की नहीं हुई, हमने बताया ना आपको, नौरोजी से किसके याद रखना है, रोजी नहीं हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम बदलने की रोजी किसकी हुई? दादा भाई नौरोजी, किसी की हिम्मत नहीं हुई, इन्हीं ने बदला। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन बनर्जी ने हिस्सा नहीं लिया। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने हिस्सा नहीं लिया था प्रथम, ये भी इम्पोर्टेंट है, किसने हिस्सा नहीं लिया था? कांग्रेस। इनमें से कुछ पूछे जाते हैं तो मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि डफरिन। ठीक है, डफरिन ने कहा था वह जनता के अल्पसंख्यात्मक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूझ में। मतलब डफरिन ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि अल्पसंख्यात्मक वर्ग की का प्रतिनिधित्व करती है जो कि संख्या में बहुत कम है। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक ने कहा था यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए तो ये उग्रवादी थे। इन्होंने कहा था कि हमें वर्ष में एक बार काम करें वो नहीं, हमें इनका विरोध करना चाहिए, इनका मानना था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ये हाँ, देखिए कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय। ये कुछ इम्पोर्टेंट है। अब देखिए कुछ अधिवेशन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो देखिए, जैसा कि हमने आपको पहला अधिवेशन बताया कि 1885 में हुआ था, बम्बई में हुआ था, WC बनर्जी की अध्यक्षता में हुई थी, जो कि प्रथम हिंदू अध्यक्ष। आपको चार लगातार तो बिल्कुल से ही याद करने हैं, चार लगातार याद रटे होने चाहिए। 1885, 1886, 1887, 1888। प्रथम पुणे की जगह ये याद रखना, पुणे में हमारा प्लेग फैल गया था तो हमारा बम्बई में हुआ था, WC बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था और प्रथम हिंदू अध्यक्ष थे। और स्थापना किसने की थी? एओ ह्यूम। ठीक है, दूसरा कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी के समय प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। तीसरा मद्रास में हुआ था, बदरुद्दीन तैयब के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और इनको अब ये पूछ ले आपसे कि बदरुद्दीन तैयब जी को किसने पत्र लिखकर कांग्रेस से ना जुड़ने की सलाह दी थी? तो हमारे सर सैयद अहमद जी ने। तो इन्होंने बदरुद्दीन तैयब जी को पत्र लिखा कि आप कांग्रेस से ना जुड़ें। ठीक है, अब चौथा देखिए, इलाहाबाद में जॉर्ज यूले, ये हमारे प्रथम अंग्रेज थे। अब ये भी पूछ सकता है आपसे, स्वतंत्रता के पहले कांग्रेस के कुल कितने चार यूरोपीय अध्यक्ष बने? यूरोपीय अध्यक्ष जो हमारे मतलब इंडिया के नहीं थे। ठीक है, तो हमारे 4 यूरोपीय अध्यक्ष बने। जो जो इम्पोर्टेंट है इसमें वही दिए गए हैं, तो हम इसमें कुछ स्किप नहीं कर सकते क्योंकि मैंने ये देखा है, सारे इम्पोर्टेंट वाले दिए गए हैं। अब देखिए 1905 में हमारा बनारस में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकार किया था। तो बहिष्कार प्रस्ताव कहाँ कब स्वीकार किया था? 1905 में बनारस अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी पहली बार स्वदेशी व बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अब आपसे सीधा पूछ लेता है स्वदेशी और प्रस्ताव पारित पहली बार किसने किया? तो किसी की रोजी नहीं हुई थी, पहली बार स्वदेशी आंदोलन की रोजी किसकी? दादा भाई नौरोजी की। ये चीज याद रखना। अब 1907 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1907 में हमारा सूरत अधिवेशन हुआ था, जो कि किसकी अध्यक्षता में हुआ? ये लोग भूल जाते हैं, रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में हुआ था ये हमारा। इसमें क्या था कि कांग्रेस का विभाजन नरमपंथी और गरमपंथी दो दलों में हो गया था।
नरमपंथी गरमपंथी, ठीक है, वही उदारवादी उग्रवादी ऐसे ही थे। पहले यह पूना में होना था, लेकिन किंतु तिलक का प्रभाव अधिक होने के कारण इसे सूरत में लाया गया। अब ये क्या, इसका कैसे याद करोगे, 1907 में सूरत में, सूरत मतलब ट्रिक बता रहा हूँ आपको, सूरत अच्छी नहीं थी इसलिए कांग्रेस का विभाजन हो गया, ठीक है। तो नरमपति, तो सूरत अधिवेशन, अब पूछ लेगा कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था, तो सूरत अधिवेशन में, क्योंकि सूरत अच्छी नहीं थी। लखनऊ अधिवेशन, तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन। अब इसमें क्या था, जो हमारा नरम दल गरम दल जो हमारे विभाजन हुआ था वो इसमें मिल गए थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के पास समझौता हो गया था इसमें। और ये किसके, अंबिका चरण मजूमदार की। अब यहाँ से हम याद कर सकते हैं कि समझौता क्यों हुआ था, क्योंकि वो चरण में, मतलब चरण में गिर गए थे एक तरीके से। ये ट्रिक है, कोई ये सही बात नहीं है। तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में ही हमारा गरम दल और नरम दल एक हो गए थे। तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, अंबिका चरण मजूमदार। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, कलकत्ता अधिवेशन था इसका 19, सबकी डेट याद होनी चाहिए, 1917 प्रथम। अब ये सब इम्पोर्टेंट क्यों है, प्रथम महिला अध्यक्ष हैं, तो 1917 एनी बेसेंट है, कलकत्ता अधिवेशन। गांधी जी ने एक बार ये अध्यक्षता की थी, कौन सा, बेलगांव अधिवेशन 1924 में। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 कानपुर सरोजनी नायडू। ये दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, पहली महिला पूछे तो आपको एनी बेसेंट बनाना, अगर पहली भारतीय पूछे तो आपको 1925 कानपुर अधिवेशन। 1929 लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा गया था किसमें, लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। तो लाहौर अधिवेशन में पहली बार स्वतंत्रता का प्रस्ताव लाया गया था 1929 में। और 1929 को ही हमारा मतलब कहते हैं 1930 में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 1929 को 31 दिसंबर 1929 को ये जवाहरलाल नेहरू ने झंडा लहराकर रात में स्वतंत्रता दिवस का ऐलान किया था, है ना, मनाया था। तो वो रात में किया था, तो हमारी दूसरा दिन लग गया था, तो इसलिए 1930 में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। प्रथम वर्ष कौन सा था जब हमारा कोई भी कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ, तो वो हमारा 1930 में हुआ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई, पहली बार किसानों के लिए आर्थिक नीति का प्रस्ताव तथा मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित किया गया किसमें, तो कराची अधिवेशन 1931 में। तो मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित किया गया किस अधिवेशन में, तो कराची अधिवेशन 1931 में। कुछ और भी बचे हैं। 1936 फैजपुर अधिवेशन, ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसकी अध्यक्षता, कांग्रेस का स्वर्ण जयंती अधिवेशन तथा किसी गांव में होने वाला प्रथम अधिवेशन कौन है, फैजपुर। गांव में नाम भी लग रहा है आपको फैजपुर गांव जैसा, तो किसी गांव में होने वाला प्रथम अधिवेशन फैजपुर, जो कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। हरिपुरा अधिवेशन 1938, तो ये सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ। योजना समिति का गठन इसी अधिवेशन में हुआ था। 1939 त्रिपुरी अधिवेशन, किसको, राजेंद्र प्रसाद को। अभी प्रारंभ में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिए आप लोग। 1900 तो प्रारंभ में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया, परंतु गांधी जी ने असहमति के कारण उन्होंने पद त्याग दिया था तथा फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन की स्थापना की थी। किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। अब क्या था, गांधी जी ने अपनी तरफ से एक सदस्य खड़ा किया था, और ये इनके विरोध में कौन खड़े थे, सुभाष चंद्र बोस थे। तो सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, तो ये गांधी जी को अच्छा नहीं लगा था, तो उनकी नाराजगी के कारण, उनकी असहमति के कारण फिर इन्होंने हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्षता की, लेकिन त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्षता त्याग दी। फिर उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण तो हमारा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ये 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहे थे,
ठीक है। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्यों रहे थे? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध होने के कारण कोई अधिवेशन नहीं हुआ, तो ये लगातार 1940 से 1945 तक 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहे। और ये हमारा क्यों इम्पोर्टेंट है? ये केवल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आज़ादी के समय का था। तो आज़ादी के समय कृपलानी ही अध्यक्ष थे और आज़ादी के पहले अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित। तो ये पूछा जाता है, तो आज़ादी के समय जो अधिवेशन हुआ था, हमारे देश की स्वतंत्रता के समय जो अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो हमारे आचार्य JV कृपलानी जी ने की थी। ठीक, तो ये देखिए मैंने आपसे बताया था 6 वर्ष तक। कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये तथ्य, मतलब इसमें अधिकतर सारी चीज़ ही बहुत ही इम्पोर्टेंट लिखी है, तो आप लोग इसको खरीद के इससे कर सकते हैं। तो पहली बार गर्मपंथियों के द्वारा वंदे मातरम कब गाया गया? तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था। ठीक है, तो पहली बार राष्ट्रीय गीत था हमारा ये वंदे मातरम। तो ये पहली बार 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अब इसमें एक क्वेश्चन किसके द्वारा गाया गया था? तो गर्मपंथियों के द्वारा, याद रखना। और पहली बार हमारा राष्ट्रीय गान कब गाया गया था? जो कि जनगण मन है, तो 1911, ये भी हमारा कलकत्ता अधिवेशन था। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में हुआ था, तो वो हमारा 1926 में हुआ था, गुवाहाटी, जो कि असम में है। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में होने वाला एकमात्र अधिवेशन कहाँ हुआ था? गुवाहाटी में हुआ था। गांधी जी ने कांग्रेस को विघटित करने की सलाह दी, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना स्वतंत्रता के लिए हुई थी। ठीक, तो ये पूछ सकता है कांग्रेस को विघटित करने की सलाह किसने दी थी? तो गांधी जी ने दी थी। और कोई क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी? आपको ऑप्शन दे देते, ये जैसे कि लिखा, कांग्रेस की स्थापना स्वतंत्रता के लिए हुई थी, कि भारत में एकजुटता लाने के लिए हुई थी, कि द्वितीय विश्व युद्ध से लड़ने के लिए हुई थी? तो ये भी याद रखना, स्वतंत्रता के लिए हुई थी। अब देखते हैं हमारा उदारवादी चरण स्टार्ट होता है। तो हम इसको अब अगले वीडियो में करेंगे। तो आप लोग अपना रिव्यू ज़रूर देना, आपको कैसा वीडियो लगा। अगर आप लोग जितना अच्छा रिव्यू देंगे, उतना ही आगे मेरा बताने का मतलब वीडियो बनाने का और भी अच्छा मन करेगा। तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।